दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को लेकर के जिस तरह की अफवाहें फैलाई गई थी कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है, इस पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो अब अफवाहों को विराम लग चुका है, क्योंकि इस बात का अब स्पष्टीकरण हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और 2027 तक मुख्यमंत्री रहेंगे और 2027 का चुनाव भी विधानसभा उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाना है। जो लोग योगी आदित्यनाथ का छवि जो है उसको खराब करना चाहते थे, हार का ठीकरा उन पर फोड़ना चाहते थे, ऐसे लोग जो 2 डिप्टी सीएम थे जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो रहा था, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वो कार्यकर्ता और प्रशासन में सामंजस्य बिठाएं, उनको अब अलग थलग करके योगी आदित्यनाथ ने जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों के विधानसभा के, उसके लिए जो मंत्रियों की सूची तैयार की है उसमें 30 ऐसे मंत्रियों को शामिल किया गया है जो योगी आदित्यनाथ के पूरे विश्वास पात्र हैं। 10 विधानसभा चुनाव हैं 10 सीटों पर, और सोचिए 30 मंत्री, यानी हर सीट पर 3 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। योगी आदित्यनाथ को जो लोकसभा चुनाव के बाद फीडबैक मिली कि कार्यकर्ता नाराज हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं का काम नहीं हुआ, कार्यकर्ताओं की शासन प्रशासन सुनता नहीं है, उनके अनेक समस्याओं का समाधान ना तो संगठन ने किया, ना तो सरकार में बैठे विधायक या सांसदों ने किया। इस बात को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने ये 30 विश्वास पात्र जो मंत्री हैं इनकी ड्यूटी लगाई है ये 10 विधानसभा में, और इसमें सख्त निर्देश योगी जी का ये है कि ये जो 3 मंत्री हैं सप्ताह में कम से कम एक बार जरूर उसी क्षेत्र में रहेंगे जो विधानसभा क्षेत्र है, कार्यकर्ताओं के बीच बैठेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जो भी कार्यकर्ताओं की समस्या है बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उसका समाधान करेंगे। यदि इन मंत्रियों से वो समाधान नहीं होता है और ऊपर के लेवल की कोई बात हो या कोई अधिकारी इनकी बात ना सुने, हालांकि ऐसा होगा नहीं कि कोई मंत्री है और अब अधिकारियों में पूरा मैसेज जा चुका है सभी अधिकारियों को। अब तो योगी आदित्यनाथ ने यह मैसेज दे दिया है कि मेरे संगठन का कोई यदि पदाधिकारी, नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या प्रदेश का अध्यक्ष कोई आपको कॉल कर रहा है, आपको तत्काल उसका समाधान करना है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ विधायक और सांसदों के बारे में भी ये बोल चुके हैं, जिनकी ये शिकायत भी थी कि हमारी शासन नहीं सुनता। अब कोई भी विधायक का फोन अगर किसी अधिकारी के पास जाता है और वो विधायक की बात को नहीं सुनता है, इस पर भी योगी जी तुरंत एक्शन लेंगे। ऐसा योगी जी ने अब अधिकारियों को यह आदेश निर्देश दे दिया है। तो मंत्री की बात ना सुनी जाए ऐसा तो होगा ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो 10 सीटों का चुनाव है ये एक तरह से योगी जी का एक नाक का सवाल बना हुआ है। हालांकि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस 10 उपचुनाव में 5 सीटें तो ऐसी हैं जो बहुत ही कठिन भारतीय जनता पार्टी के जीतने के लिए हैं। आज की डेट में ये समाजवादी पार्टी के पास सीटें थी और इसीलिए यहां मुस्लिम बहुल होने के कारण जो MY फैक्टर है कई सीट पर तो वो है। उसके अलावा जो इनका PDA का फॉर्मूला था वो PDA का फॉर्मूला भी अभी वहीं का वहीं है। तो 5 सीटें 10 में से जीतना मुझे लगता है कि असंभव तो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन बहुत ही कठिन है। तो 10 में से 5 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो मैं मानूंगा कि योगी आदित्यनाथ जो इस 10 में से 5 सीट अगर जीत जाते हैं तो ये सफल हो गए, ये सफलता मानी जाए। मेरा अपना इस चुनाव के होने के पहले ही मैं ये बता दे रहा हूं। हालांकि मेरा एक आकलन ये भी है कि ये जो चुनाव है ये उपचुनाव अभी नहीं होना है, क्योंकि अभी बरसात के दिन चल रहे हैं, कई जगह बाढ़ की स्थिति आई हुई है और इसीलिए इसको देखते हुए थोड़ा एक समय मांगा जाएगा। और ये जो चुनाव है हो सकता है ये सितंबर अक्टूबर में ये चुनाव हो, तो सितंबर अक्टूबर तक के लिए 3-4 महीने काम करने के लिए हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी कितनी है, किसी का कोई जो है पैमाइश होनी है, किसी का कोई जो है बिजली का बिल ठीक होना है, किसी का कनेक्शन लगना है, छोटे छोटे काम हैं। और कार्यकर्ताओं के इस काम की नाराजगी को दूर करने के लिए जो 3 मंत्रियों की एक विधानसभा में ड्यूटी लगाई गई है उनके लिए यह चुटकी का खेल है। अब इस पर गौर की जाएगी, लेकिन बात मेन ये है कि इन 30 मंत्रियों की सूची में 2 डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य वो दोनों गायब हैं। इसका मतलब योगी जी की विश्वसनीयता इन दोनों के ऊपर नहीं है। और ये
अब तो जग जाहिर हो चुका है, पहले ये ओपनली नहीं था लेकिन आज तो ओपन हो चुका है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार इसकी वजह क्या है। उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, वो नाराजगी सबकी योगी से है। मेरी कई कार्यकर्ताओं से बात होती है तो कहते हैं योगी जी सीएम है, हमारा तो काम नहीं हो रहा, अधिकारी सुनते नहीं है, हम पे फर्जी मुकदमे लग गए हैं। फिर आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या योगी जी इसके लिए जिम्मेदार हैं? मेरा उत्तर है नहीं। कौन जिम्मेदार है यह मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरी तरफ कुछ लोगों की शिकायत है कि शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग वो उनके काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार क्या योगी आदित्यनाथ हैं? मेरा उत्तर है नहीं, इसके लिए भी ब्रजेश पाठक जिम्मेदार हैं और मैं इसका कारण बताऊंगा कि क्यों। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री 2017 में बने, आपको बता दूं कि तुष्टीकरण सही, गुस्सा नाराजगी सही, वोटों का एक समीकरण, इन सबको देखते हुए 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे। इसमें जातिगत समीकरण को साधने के लिए ब्रजेश पाठक को बना दिया गया। पाठक माने ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं और उस समय एक माहौल चल रहा था कि ब्राह्मण नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज हैं। ब्राह्मणों को साधने के लिए इनको डाल दिया गया। इसमें 2022 में जब इनको डिप्टी सीएम बनाया गया उस तरह का कुछ माहौल था। इसी तरह आप देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य कम्युनिटी से हैं, कहा गया कि भाई पिछड़ों का वोट जो है इनको मिलेगा और इसलिए जो केशव प्रसाद मौर्य है संगठन के व्यक्ति हैं, वीएचपी में रहे हैं और संगठन पे अच्छी इनकी पकड़ है क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। इनको डिप्टी सीएम बनाने से ये संगठन में जो लोग हैं इन सबसे इनका परिचय है, तो एक तालमेल बैठेगा। और इसलिए आपको बता दूं कि ये जो दोनों लोग हैं, इन्होंने डिप्टी सीएम रहते हुए ना तो कार्यकर्ताओं के काम किए, ना कोई इन्होंने सरकार में रहते हुए अपना कोई सरकार की छवि को सुधारने के लिए कोई काम किए। और इनका प्रयास केवल यह रहा किस तरह से योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब किया जाए और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से हटें, ऐसा कोई मौका आए तो हमारा नंबर आए। दोनों इस मौके में लगे रहे। केशव प्रसाद मौर्य वैसे तो अपने को वीएचपी और संघ से जुड़े हुए बताते हैं, लेकिन उनकी जो कार्यशैली रही है उसमें आप सोचिए कि उनके जरिए उनकी खुद की सीट वो नहीं जीत पाते हैं। उनका जो जहां ड्यूटी लगाई जाती है, जहां उनकी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव में लगाई जाती है, वहां से वो जिता नहीं पाते हैं और संगठन में आक्रोश है उनका। यहां सोचिए कि नगर निगम तक का वो सीट जिताने में असफल रहते हैं। ब्रजेश पाठक बीएसपी से आए हुए हैं। ये सोचा गया था कि बीएसपी से आए हैं तो शासन प्रशासन पे ठीक से पकड़ होगी। शुरू में उन्होंने खूब इस पर काम करता हुआ दिखाया गया, लेकिन बाद में हमने देखा कि किस तरह से अस्पतालों की व्यवस्थाएं, इनके पास स्वास्थ्य विभाग है लेकिन अस्पतालों का बुरा हाल है। बस केवल कैमरा लेकर के औचक निरीक्षण करना, उस कैमरे की क्लिप बनाना और उनको जो है इंस्टाग्राम पे डाउनलोड कर देना। इनको ये कहा जाने लगा कि छापा मार मंत्री, इस तरह का एक इंपैक्ट मतलब दिखाने के लिए चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। बाकी अंदर अंदर वो चल रहा था जो मायावती की सरकार में चल रहा था, जो समाजवादियों की सरकार में चल रहा था। बिरादरी का अगर इनको समीकरण की बात करूं तो ब्रजेश पाठक किसी भी ब्राह्मण की वोट दिलाने के लिए उनका असर कहीं है, मुझे नहीं लगता। भाई गाजियाबाद में भी ब्राह्मण रह रहे हैं, मैं भी ब्राह्मण परिवार से हूं, मुझसे तो कभी कोई संपर्क हुआ नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, किसी का कोई नाम पता भी नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि यह एक भ्रम पैदा किया गया कि ब्रजेश पाठक को लाएंगे तो ये ब्राह्मणों की वोट बीजेपी को दिलवाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो मौर्य कम्युनिटी या पिछड़ी जातियों की कम्युनिटी से ओबीसी कम्युनिटी को जोड़ने में क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट दिलाने का काम करेंगे? उत्तर तो नहीं में, उतना असर तो नहीं है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो सोचा था कि योगी आदित्यनाथ अपना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने का काम करेंगे, पुलिस का जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में माफियाओं का शासन उस समय था 17 के पहले, इसको सुधारने की जिम्मेदारी योगी जी ने अपने ऊपर ली। और आज रिजल्ट यह है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ होती है, योगी जी के बुलडोजर एक्शन की तारीफ होती है और योगी जी का बुलडोजर मॉडल पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। यह केवल इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। किसी पुलिस थाना या कोई अधिकारी यह नहीं कह सकता कि मैंने योगी आदित्यनाथ को कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे दिए या ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई घोटाला हुआ है। विपक्षी पार्टी भी, समाजवादी पार्टी भी यह नहीं कह सकती कि पुलिस की भर्ती हुई और उसमें रिश्वत चली है।
क्योंकि वो महकमा सीधा सीधा योगी जी खुद देख रहे हैं। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम, इनको जिम्मेदारियां दी गई। केशव प्रसाद मौर्य संगठन के व्यक्ति हैं, ऐसा मानकर इनको जिम्मेदारी दी कि विश्व हिंदू परिषद से आप आए हैं, आप आरएसएस से आए हैं, तो संघ से आप तालमेल रखेंगे। आप कहते हो योगी जी को तो संघ के अधिकारियों का पता ही नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, तो आपको जिम्मेदारी दी थी। केशव प्रसाद मौर्य क्या ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो संघ के कार्यकर्ता हैं, संघ के अधिकारी हैं, आपने उनसे तालमेल बनाया, आपने उनकी समस्याएं उनसे पूछी? संघ के कार्यकर्ताओं की अनेक समस्याएं, मैं ऐसे संघ के कार्यकर्ता को जानता हूं गाजियाबाद में, जिसके ऊपर समाजवादी पार्टी के समय में गोवंश की हत्या को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। इसको लेकर उस समय उनके खिलाफ एफआईआर करा दी गई, अभी तक वो केस खत्म नहीं हुआ है। तो केशव प्रसाद मौर्य जी तक ये बात क्या पहुंची नहीं है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी यही थी कि वो संघ, संगठन, वीएचपी, इन लोगों की संतुष्टि के लिए वो काम करेंगे, क्योंकि संगठन के आदमी हैं, आप दावा करते हैं। लेकिन संगठन के कार्यकर्ताओं के पास जाना तो दूर, समझ लीजिए इनका फोन किसी को नहीं मिलेगा। अहंकार इतना कि मुख्यमंत्री नहीं, इनको तो प्रधानमंत्री बनना है, काम ढेले का नहीं करेंगे। माफ करिए इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं। तो संगठन में जो तालमेल की कमी उत्तर प्रदेश में आई, उसके लिए जिम्मेदार केशव प्रसाद मौर्य है। अगर संघ के कार्यकर्ताओं से तालमेल की कमी आई, उसके लिए जिम्मेदार केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि उनको लाया ही इसलिए गया था डिप्टी सीएम पोस्ट पर। ब्रजेश पाठक को इसलिए लाया गया कि वो ब्राह्मण कम्युनिटी को जोड़ेंगे बीजेपी के साथ और शासन प्रशासन पर पकड़ रखेंगे, तो वो काम भी करने में वो विफल रहे। तब ऐसे 2 डिप्टी सीएम का करेंगे क्या? आपको 2 पोस्ट दी, आप केवल एक काम करेंगे कि योगी जी का विरोध, योगी जी की जड़ में मट्ठा डालने का काम, योगी प्रशासन को, योगी जी को बुराई और बदनामी देने का काम। अब इस तरह का काम एक्सपोज हो गया है, तो अब इन नेताओं को बता दिया है चुनाव तक कुछ नहीं होगा, लेकिन चुनाव के बाद बहुत कुछ होगा। योगी जी को अब फ्री हैंड दे दिया गया है और योगी जी ने बता भी दिया है कि भैया खुलकर काम मैं करूंगा अपने हिसाब से, मैं ये भ्रष्टाचार सहन नहीं करूंगा। कोई नेता भी हो और वो गलत काम कराने की बात सोचता हो उत्तर प्रदेश में, वो मैं होने नहीं दूंगा। और केंद्रीय नेतृत्व इस बात को जानता है कि आने वाला कल योगी आदित्यनाथ का है। अगर योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी से अलग करके 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, आज की डेट में मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय यदि कोई है बीजेपी में, वो है आदित्यनाथ योगी। योगी जी आज भारत के सनातनियों की, राष्ट्रवादियों की पहली पसंद है, मोदी से भी ज्यादा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी शीर्ष भी इस बात को जानता है। स्टार कैंपेनर के रूप में उनको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में उनको, इसीलिए चुनाव की रैलियों में उनको सबसे ज्यादा सभा में भेजा जाता है और उसका इंपैक्ट भी होता है। जहां योगी जाते हैं माहौल को बदल देते हैं। तब इसलिए योगी जी में कोई ये सोच रहा हो कि योगी जी को बुराई करके मोदी जी से, अमित शाह से वो हटवा देंगे, उनकी भूल है। और इसलिए अब वो दर दर की ठोकरें खाएंगे, ये समझ में आ गया। और भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया। अभी मैं आपको बता दूं, जो मैंने बात की है 10 सीटों की, और जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि 10 सीट हैं करल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझवा और सीसामऊ कानपुर की सीट है। ये जो 10 सीट है, इसमें से 5 समाजवादी पार्टी के पास है, एक आरएलडी के पास है, एक निषाद पार्टी के पास है, और मात्र 10 में से 3 भारतीय जनता पार्टी के पास है। जैसा मैंने पहले कहा, इसमें आपको बता दूं कि अब 10 में से 5 सीट तो ऐसी है जहां इतनी टफ फाइट है, और बल्कि मैं कहता हूं वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना असंभव है। असंभव नहीं कहता हूं क्योंकि मोदी जी, योगी जी ने कहा है कि 10 में से 10 हम जीतेंगे, जब तक रिजल्ट नहीं आया, जब तक कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन हाँ, बहुत कठिन है, और उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। जो करहल सीट है वो तो आप जानते ही हैं, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और यादव कम्युनिटी वहां एक तरफा वोट करेगी, और इसलिए वहां जीतना असंभव शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट है, वहां आपको बता दूं कि इसलिए कठिन है कि 1993 से वो सीट समाजवादी पार्टी के पास है। वहां मुस्लिम कम्युनिटी 65% है, वहां हिंदू मात्र 35% है। 65% आबादी से आप समझ सकते हैं, और इसमें बाकी भी वोट डलेगी, तो यहां
भारतीय जनता पार्टी का जीतना असंभव है। कानपुर की सीसमऊ सीट है, वहाँ समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी ये वहाँ से थे, अब ये जेल चले गए, इसके कारण ये खाली हुई है। इन्हीं के परिवार के लोगों को समाजवादी पार्टी मुस्लिम बहुल है, इसको भी सीट दिया जाएगा। मुरादाबाद की कुंदर की जो सीट है संभल लोकसभा में आती है और यहाँ भी मुस्लिम आबादी 60% है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का जीतना असंभव है। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट है तो वो भी समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा उनके पास थी, अब वो सांसद हो गए तो भैया अब क्या होगा, बेटी चुनाव लड़ेगी उनकी, ऐसा कहा जा रहा है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है, 2022 में वहां आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों गठबंधन से जीते थे, अब उसके बाद ये सीट खाली है तो अब इसमें मुस्लिम बहुल एरिया है, यहां भी जीतना मुश्किल है। फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट वो सीट होगी जो इस 10 सीटों में सबसे ज्यादा हॉट सीट होने वाली है, क्योंकि यहां अयोध्या मामला जुड़ता है अवधेश प्रसाद का, जो 9 बार यहां से जीते हैं और अब की बार फैजाबाद के वो सांसद हो गए, जिनको ये कहा जा रहा है कि अवधेश प्रसाद जो हैं ये अयोध्या के राजा हो गए हैं, ऐसा कहा ना अखिलेश ने। तो भैया वो जो है ट्रॉफी जिसको लेकर घूम रहे हैं कांग्रेसी और समाजवादी, वो अवधेश प्रसाद की सीट है मिल्कीपुर, 9 बार वहां से ये सांसद रहे हैं और इसीलिए अब देखना होगा कि अब की बार क्या होता है, उम्मीद कम है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं 10 में से 5 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब होती है तो मैं कहता हूं कि इसको 100% रिजल्ट मान लिया जाए, क्योंकि एक निषाद पार्टी, एक आरएलडी, 3 बीजेपी अगर ये अपनी रिपीट कर लेते हैं तो इसी का आकलन कर लिया जाए कि 10 में से 5 अगर जीत जाते हैं तो योगी जी को 100% मार्क इसमें मिलने चाहिए, क्योंकि 5 जो समाजवादियों की सीट है वो मुस्लिम बहुल है और भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी कर लो, अभी तक के चुनाव में तो ये दिखा है कि वो वोट नहीं करेगा, तो इस पे उम्मीद लगाना भी बेकार की बात होगी। हालांकि जो योगी जी ने ड्यूटी मंत्रियों की लगाई है वो उन सीटों पर भी लगाई है, देखना होगा योगी आदित्यनाथ की मेहनत और इसमें मंत्रियों की मेहनत क्या कोई नया चमत्कार करके दिखा सकती है। यदि समाजवादी पार्टी की 5 में से 1 सीट भी इस उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ जितवाने में सफल हो जाते हैं, मैं कहता हूं कि यह एक्स्ट्रा एक चमत्कार होगा और इसका पूरा श्रेय योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है और जो उनको फ्री हैंड देकर के अब ये व्यवस्था उन्होंने संभाली है, ये उसको जाएगा। और इसीलिए मेरा मानना है कि 5 सीट बहुत मेहनत है, लेकिन पक्के तौर पर बीजेपी जीत सकती है। 6ठी सीट या 7वीं सीट अगर जीतती है तो ये चमत्कार से कम नहीं होगा। इतना तय है कि योगी जी ने जो 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है उन पे भरोसा जताया है, उनकी जिम्मेदारी लगाई है। कार्यकर्ताओं को, पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को इससे मैसेज गया है कि अब सरकार आपके दरबार आएगी, आपके द्वार आएगी, आपकी समस्याओं का समाधान करेगी, क्योंकि ये फीडबैक में अब निकलकर चीजें आई हैं। योगी आदित्यनाथ अब नई तरीके से सरकार चलाने वाले हैं, ये उन्होंने संदेश दे दिया है। संदेश ये भी है कि जो जड़ें खोदने वाले लोग हैं अब उनको आउट कर दिया गया है योगी जी की तरफ से। उपचुनाव के बाद उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति से अलग कर ही दिया जाएगा, ये पक्का संकेत मिल रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।